हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तैयारी कैसे चली है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और आज की क्लास में हम लोग सारे इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे। जैसे कि मैं हर बार तुम्हें इंपॉर्टेंट ही सवाल कराता हूँ, और वो सब सवाल जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ये सवाल वो है, अगर आपने एक बार अच्छे से इनको कंसेप्ट सहित समझ लिया तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। बस आपको इनको समझना है, ध्यान से करना है और कंसेप्ट पर ध्यान देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है। यदि उनका मास 13 है तो संख्याएं क्या होंगी? बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अगर हमें संख्याएं निकालनी है, अनुपात कितना दिया है? 15:11, तो 15 लिखिए ऊपर और 11 लिखिए नीचे। और इनका जो मासा है HCF ये दिया गया हमें 13। तो बताओ संख्याएं क्या होंगी? बहुत ही सिंपल सा तरीका है, अनुपात की सीधी सीधी गुणा कर दीजिए। अनुपात की गुणा हम करेंगे इसके मासा से, 15 की 13 से गुणा करेंगे। 15 गुणा 13 बराबर होता है 195। तो एक संख्या हो गई हमारी 195। और फिर दूसरे अनुपात की गुणा हम फिर से करेंगे मासा से, और दूसरे अनुपात की गुणा करने से हमारी दूसरी संख्या मिलेगी। 11 गुणा 13 होता है 143। तो वो दोनों संख्या हमारी 195 और 143 होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। लासा मासा का क्वेश्चन ये कठिन तो नहीं लगा आपको? अगला प्रश्न देखिए। यहां पर बोला गया है कि दो संख्याओं का लासा है 63 और मासा है 9। यदि उनमें से एक संख्या 27 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? अगर हमें कभी भी दूसरी संख्या निकालनी है और लासा मासा हमें दिया हुआ है तो हमें क्या करना है? दूसरी संख्या बराबर जो लासा और मासा है उनकी गुणा करनी है, यानी कि लासा गुणा मास है, और इसको भाग दे देना है दी गई संख्या से। दी गई संख्या कितनी आपकी? 27। भाग करते हैं इसको, 9 ही कम 9 और 9 तिया 27, और 3 से 63 काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 ही कम 3। तो दूसरी संख्या हमारी 21 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। और ये एक सवाल पेपर में आएगा जरूर। कंसेप्ट इसका ये है कि अगर हमारे पास दो संख्या ए और बी है तो संख्याओं का जो गुणनफल है वो बराबर होता है हमेशा इसके एलसीएम और गुणा HCF के। तो इसी मेन फॉर्मूले से हम ये सारे फॉर्मूले बनाते हैं। जैसे हमें दूसरी संख्या निकालनी थी b, तो दूसरी संख्या बराबर हमने क्या लिखा? एलसीएम इनटू में HCF और डिवाइड बाय दी गई संख्या। वैसे ही कभी कभी क्या होगा, हमें संख्याएं दे देगा और एलसीएम देगा, पूछेगा HCF क्या है। तो इसी फॉर्मूले से हम HCF मासा भी निकाल सकते हैं कि HCF बराबर हो जाएगा संख्याओं का गुणनफल बटे में एलसीएम। तो ऐसे करेंगे तो हमारा HCF आ जाएगा। और अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बराबर क्या होता है? संख्याओं का गुणनफल डिवाइड बाय HCF। इसी तरह के 3 सवाल पेपर में बन सकते हैं। जो भी आपसे पूछा जाएगा उसी फॉर्मूले से आप यूज कर उसको निकाल सकते हैं। एक सवाल ये लासा पर आधारित होता है और ये पेपर में बार बार पूछा जाता है कि 3 घंटी, पहली घंटी 2 मिनट के बाद बजती है, दूसरी घंटी 3 मिनट के बाद और तीसरी घंटी 4 मिनट के बाद बजती है। यदि तीनों घंटी 11:37 पर बजी है तो बताओ अगली बार वो कितने बजे फिर से एक साथ बजेंगी? तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग कि जो हमारी घंटियों का अलग अलग टाइम दिया जाता है बजने का, इन सब का एलसीएम निकालते हैं। हाँ, इनका एलसीएम हो जाएगा 2, 3 और 4 का। कैसे निकालते हैं एलसीएम? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल से इसको डिवाइड करते हैं। 2 से कट गए, 2 बन जा 2, 3 ऐसा कैसा ही, 2 दूनी 4। फिर हम 2 से काटेंगे, 1, 3, 2 ही कम 2। उसके बाद 3 से कट करेंगे, 1, 1, 1। तो हमारा जो एलसीएम आया यहाँ पर, ये आया 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 तिया 12। तो इसका एलसीएम आया 12, यानी कि ये घंटी फिर से 12 मिनट के बाद बजेंगी। हमारा एलसीएम आता है, वो एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो ये बताती है कि ये घंटी कितनी देर के बाद एक साथ बजेंगी। ये तो हो गया समय। हमसे पूछा है कितने बजे बजेंगी, तो पहले बजी थी 11:37 पर, अब 12 मिनट के बाद बजेंगी। तो इसमें 12 हम जोड़ देंगे तो 7, 2, 9, 3 और 1 4। तो ये घंटी अब 11:49 पर बजेंगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ये सवाल आपको कई रूप में मिल सकता है। ऐसे कह देगा कि ट्रैफिक की जो बत्ती है, लाल बत्ती जो है 2 मिनट में बजती है, बदलती है, पीली बत्ती जो है 5 मिनट में बदलती है, और हरी बत्ती 8 मिनट में बदलती है। तो बताओ ये कितनी देर के बाद फिर से पुनः एक साथ जलेंगी? तो इस तरह का सवाल पेपर में बनते रहते हैं। अरे और आसान सवाल हैं जो पेपर में 100% पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? और यहाँ पे सारी भिन्नें हमारी कैसी है? मिश्रित भिन्नें हैं। जब हमारी सभी मिश्रित भिन्न हो और हमसे पूछा जाए कौन सी भिन्न सबसे बड़ी या सबसे छोटी है, तो ऐसी कंडीशन में हमें सबसे बड़ी भिन्न पता लगाने के लिए पूरा भिन्न चेक नहीं करना है, इसके जो आगे सही वाला नंबर लिखा है उसको चेक करते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर क्या है? 7 सही, 1/7। इसके आगे सबसे बड़ा 7 लिखा है, तो यही भिन्न हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 है। ए और बी की जो आयु है उसका अनुपात है 6:5 और दोनों की आयु का योग, ए और बी की अगर आयु को जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर इनकी आयु का योग 44 वर्ष हो जाता है। 8 वर्ष के बाद इनकी आयु का क्या अनुपात होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे इसमें बच्चे, ये जो हमें अनुपात दिया है 6 और 5, हम मान लेंगे ए की जो आयु है वो 6x वर्ष है, इसके साथ x ले लेंगे एक वेरिएबल, और बी की जो आयु है वो 5x वर्ष है। अब प्रश्न के अनुसार दोनों की आयु का योग है 44 वर्ष, तो ए की आयु 6x है तो यह 6x यहाँ पे पुट करेंगे, और बी की आयु 5x है, यहाँ पर 5x पुट करेंगे, और इज इक्वल टू में हम 44 रख देंगे। 6 और 5 को जोड़ेंगे तो ये 11x हो जाएगा, बराबर में आप 44 रखिएगा। x बराबर 44 जो x के साथ इधर गुणा में होता है ये हमेशा बराबर से इधर आकर भाग में चला जाता है, तो 11 से हम 44 को काटेंगे, 11 चौक 44, x का मान हो जाएगा हमारा 4। x का मान 4 होने पर ये x का मान हम यहाँ पे रखेंगे, a की आयु यहाँ से निकल कर आएगी, a की आयु थी 6x, तो 6 गुणा 4 किया तो a की आयु हो गई हमारी 24 वर्ष। ऐसे ही हम b की आयु भी निकाल लेंगे, b की आयु थी 5x, तो हम 5 में 4 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20, तो 20 की आयु b की आयु हो जाएगी 20 वर्ष। अब दोनों की आयु आने के बाद उसने कहा 8 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात निकालो, तो हम क्या करते हैं पहले लिख लेते हैं 8 वर्ष के बाद इनकी आयु कितनी होगी। तो ए की आयु थी 24 वर्ष, 24 में 8 हमने प्लस किया, 8 4 12 और 2 1 3, तो 8 वर्ष के बाद ए की आयु हो गई 32 वर्ष। अब बी की आयु 8 वर्ष के बाद इसमें भी 8 प्लस करेंगे, बी की आयु 8 वर्ष के बाद हो गई 28 वर्ष। उसने कहा इन दोनों का अनुपात बताओ क्या होगा। अनुपात निकालने के लिए हम ए की आयु को भाग करेंगे बी की आयु से, ए की आयु है 32 वर्ष और बी की आयु है 28 वर्ष। अब इसको काट देंगे, ये हमारा हो जाएगा 4 8 32 और 4 7 28, तो इसका अनुपात हो गया 8/7, यानी कि 8:7 इनका अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अब यहाँ पे प्रश्न आपका ये भी बन सकता है अनुपात क्या होगा, ये भी प्रश्न बन सकता है कि बताओ ए की आयु क्या होगी, ये भी प्रश्न बन सकता है बताओ बी की आयु क्या होगी, या ये भी प्रश्न बन सकता है और ए और बी की आयु का अंतर क्या होगा। इस तरह का कोई भी प्रश्न बनेगा, लेकिन सबसे पहला कंसेप्ट यही है कि आपको आना चाहिए ए की आयु हम कैसे निकालें और बी की आयु हम कैसे निकालें। ज्यामिति में जो आपको पेपर में प्रश्न पूछा जाता है वो या तो संपूरक पर आधारित होता है या फिर कोटिपूरक पर। आपको कोई एंगल दे दिया जाता है और पूछ लेता है बताओ इसका संपूरक कोण क्या होगा। जब आपको संपूरक कोण पूछा जाए तो आपको क्या करना है, दिए गए कोण को 180 में से माइनस करना है। ध्यान रहे जब आपको संपूरक कोण पूछा जाए किस कोण का संपूरक कोण क्या है, बहुत सिंपल सी भाषा में बता रहा हूँ, दिए गए कोण को 180 में से माइनस कर देना है। 180 में से 45 को माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3 और 1, तो आपका जो इसका संपूरक कोण होगा वो 135 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। वहीं पर बच्चे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका कोटिपूरक कोण कितना होगा, कोटिपूरक, तो सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए, कोटिपूरक के लिए हम 90 में से माइनस करते हैं दिए गए कोण को, 90 में से माइनस करेंगे तो आपको उत्तर आएगा 5 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। तो अब कंफ्यूजन नहीं होना, संपूरक पूछा तो दिए गए कोण को 180 में से माइनस कर दो, कोटिपूरक पूछा तो दिए गए कोण को 90 में से माइनस कर दो। अगला प्रश्न है, यदि P का P प्रतिशत 25 है तो P किसके बराबर होगा ये बताओ। बहुत ही सिंपल है, देखो P का P प्रतिशत, P का P प्रतिशत का मतलब क्या हुआ कि P की गुणा P में करी भाग करा 100 से, ये P का P प्रतिशत हुआ। P का P प्रतिशत किसके बराबर है 25 के, तो बराबर में लिखिए आप 25, तो P गुणा P हो गया P स्क्वायर बराबर 25, और जो नीचे बटे में होता है वो इधर जाकर गुणा में चला जाता है। अब जब हम किसी नंबर से स्क्वायर हटाते हैं तो ये स्क्वायर हटता है तो इधर की तरफ स्क्वायर रूट लग जाता है, जिसको हम वर्गमूल भी बोलते हैं। अब हम इसको स्क्वायर रूट सोल्व करेंगे। 25 किसका वर्ग होता है 5 का, तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, और 100 किसका वर्ग होता है 10 का, तो 100 का वर्गमूल होता है 10, और 10 पंजे 50, तो P का मान हो जाएगा 50। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। बहुत इजी है, इसमें कहा है एक वस्तु को 625 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 435 में बेचने पर हानि। अगर हमारी कंडीशन सवाल ऐसा है कि उसका जो लॉस है, हानि है, वो उसके प्रॉफिट के बराबर है, तो ऐसी कंडीशन में हमें अगर इसका क्रय मूल्य, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य निकालना है, कॉस्ट प्राइस, तो हमें क्या करना है, जो भी हमें सेलिंग प्राइस दी गई, पहले कितने में बेचा 625 में, उसको प्लस कर दो, दोबारा बेचा कितने में 435 में, और 2 से डिवाइड कर दो।
हल करेंगे यहाँ से इसको, तो 5 5 10, 3 2 5 और 1 6, 6 4 10, ये आपको हो गया 1060 डिवाइड बाय 2, 2 से काटेंगे इसको, 2 पंजे 10, 2 तिया 6 0, तो इसका लागत मूल्य 530 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। तो ध्यान रखना, जब किसी वस्तु को अलग अलग मूल्य पर बेचा जाए लेकिन अलग अलग मूल्य पर बेचने पर हुआ लाभ और हुई हानि के बराबर हो, तो ऐसी कंडीशन में उनका जो क्रय मूल्य होता है वो दोनों के विक्रय मूल्य के योग का आधा हो जाता है। क्लियर है? कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।